Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently started our another program for those students who are appearing for CUET exam. Through this program, today I am going to discuss another important chapter of business studies, that is chapter number 2, Principles of Management. बच्चे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. प्रिंसिपल्स हो गए आदर्श या फंडामेंटल ट्रूथ. प्रिंसिपल्स हो गए आदर्श और फंडामेंटल ट्रूथ. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर. तो बच्चे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होगी ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस. जो मैनेजर्स हैं उनके लिए एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस बना दो जिससे वो मैनेजमेंट के रिलेटेड डिसीजन आसानी से ले सके. इसलिए प्रिंसिपल्स जो होते हैं रिजिड नहीं होते हैं. साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड हो सकते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते हैं. ठीक है, आपने याद रखना है, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल्स फिक्स होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फिक्स नहीं होते, रिजिड नहीं होते, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करते हैं. अब बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के नेचर के बारे में. ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाले जाते हैं, बिहेवियरल होते हैं, कॉन्टीजेंट होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं. सबसे पहले बात आती है यूनिवर्सल एप्लीकेबल. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है. ये हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होते हैं, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह के, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. फिर बताया जनरल गाइडलाइंस है. ये जो आपको एक गाइडलाइंस देते हैं, ये कोई रिजिड नहीं होती कि आपको यही फॉलो करने हैं. ठीक है, कोई मैनेजर प्रॉब्लम आती है, ये प्रिंसिपल्स हम यूज़ कर सकते हैं. फिर ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाले जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में ये प्रिंसिपल तैयार कर देंगे, नहीं, सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है. फिर ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने तरीके से. बेसिकली बिहेवियरल होते हैं. बिहेवियर मतलब ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना ही इन प्रिंसिपल्स का काम है. सो ये प्रिंसिपल जो होते हैं मेन ह्यूमन बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करते हैं. फिर ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब क्या काज होगा तो कौन सा प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करेंगे, क्या इफेक्ट आएगा उसका. नेक्स्ट वन इज कॉन्टीजेंट. ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं बच्चे, ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर. जैसी सिचुएशन होगी उसी तरीके से हम ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं. तो सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो जनरल गाइडलाइंस है. एक आप कहोगे कि सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. ठीक है, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ये कह सकते हैं. अब क्वेश्चन ये होता है कि सर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. तो देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ. प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट नेट इनटू द रियलिटी. अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो मैनेजर्स ने जो सोचा हुआ है ना, वो रियलिटी में बन जाएगा. ठीक है, ये रियल वर्ल्ड तक लेके जाते हैं हमें अगर ये प्रिंसिपल हम इम्प्लीमेंट करेंगे. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी उनकी, और बच्चे इफेक्टिवली तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे. फिर आप साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं टाइमली होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं. ये इसको मेज़र किया जा सकता है, एवोल्यूट किया जा सकता है. ठीक है, ये कोई आप कह सकते हो कि अपनी मन मर्जी से नहीं तैयार किए जाते हैं. ये रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू, ये डीप ऑब्जर्वेशन के थ्रू, डेली इसको वर्कआउट करने के बाद ये प्रिंसिपल्स प्रिपेयर किए जाते हैं. तो ये साइंटिफिकली काम कर रहे होते हैं. मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट. जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल्स आप वर्कआउट कर सकते हो. मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं डायनेमिक होते हैं, चेंज कर सकते हो उनको. फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए गए हुए हैं. मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो जाती है, यहाँ पे एजुकेशन होता है, रिसर्च हो जाता है. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी कैलिबर को बढ़ाते हैं. बार बार एक काम करने से आपकी एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपको वर्क ज़्यादा कर सकते हो, बेटर तरीके से काम कर सकते हो, रिसर्च का काम कर सकते हो. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ये
इंपॉर्टेंस होगी। अब बात करते हैं टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे उन्होंने एक साइंटिफिक प्रिंसिपल का कंसेप्ट लाया कि मैं हर एक चीज़ में साइंस यूज़ करूँगा। अब साइंस का मतलब ये नहीं होगा कि उन्होंने साइंस के कुछ केमिकल्स लेकर आए हैं, वो कहते हैं साइंटिफिक तरीके से काम किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हर काम करने के लिए कोई स्टैंडर्ड टूल होगा, कोई मेथड होगा, ट्रेन पर्सन्स होंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे एक अगर कोई स्क्रू बोर्ड खोलना है, ठीक है, या स्क्रू ओपन करना है, उसके लिए भी एक प्रॉपर टूल होगा, उस टूल से खोला जाएगा। तो टेलर का कहने का मतलब ये था कि हर चीज़ के लिए ना साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। आप हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करेंगे, आप साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहते हैं, ध्यान समझने। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब कि आपने जो भी वर्क करना है वो साइंस से करना है। रूल ऑफ थंब हुआ मतलब जो पहले चलता आ रहा है वो नहीं करना है। अब हर काम साइंटिफिक तरीके से होगा। अगर आपको लगता है इस काम को करने से एफिशिएंसी भी बेटर रहेगी और इफ़ेक्टिव काम होगा, तो आपको उसी तरीके से करना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करने हैं आपको, पास्ट एक्सपेरिमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं आपको। जो भी वर्क करना है वो साइंटिफिक तरीके से करना है। नेक्स्ट बोलता है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब हमें जो भी मैनेजमेंट में काम करना है हारमोनी से काम करना है, डिस्कॉर्ड होकर काम नहीं करना है। फिर इसको ही आगे एक्सटेंड किया गया हुआ है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब जो भी काम कर रहे हो वो कॉपरेशन से करो, इंडिविजुअलिज्म से मत करो कि ये मत कहना कि मैंने किया, हमेशा कहना हमने कहा, हमने किया है। फिर कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं तो हर एक पर्सन की डेवलपमेंट होती है, हर एक चीज़ की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब टेलर ने टेक्निक्स क्या क्या दी हैं। पहली टेक्निक है बच्चे फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक में उन्होंने कहा कि आप अपने डिपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग कर दो और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट अलग कर दो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग का काम अलग करना पड़ेगा। बेसिकली जो टेलर ने टेक्निक्स थी बच्चे वो इन्होंने फैक्ट्री के लिए दी हुई है, ठीक है, आपने याद रखना है, फैक्ट्री के लिए इन्होंने टेक्निक दी हुई है। इन्होंने कहा कि प्लान डिपार्टमेंट को अलग कर दो, एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलग कर दो। अब आपको 8 फोरमैन लाने हैं, 4 प्लान डिपार्टमेंट के लिए, 4 एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो 4 हम प्लान डिपार्टमेंट रखेंगे, 4 एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखेंगे। उसको बोला गया वो फोरमैन, जो 4 पर्सन लाएंगे उनको बोला वो फोरमैन। ये एक्सपर्ट होंगे, ये पर्सन जो होंगे 8, ये एक्सपर्ट होंगे अपने कामों को लेकर, ये इतने एक्सपर्ट होंगे इनको हर चीज़ के बारे में पता होगा। अब इन्होंने बच्चे प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन से पर्सन्स की बात की और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कौन से पर्सन्स की बात की। बेसिकली प्लानिंग और प्रोडक्शन की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। प्लानिंग में बोला गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, डिसिप्लिनरी, ठीक है। तो इसको अगर लर्न करना हो तो उसकी ट्रिक होती है DIRT। डी से होगा डिसिप्लिनरी, आई से होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर से होगा रूट क्लर्क, टी से होगा टाइम क्लर्क। इसकी ट्रिक है सर जी। एस से होगा स्पीड बॉस, आई से होगा इंस्पेक्टर, आर से होगा रिपेयर बॉस, जी से होगा गैंग बॉस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट को अलग किया, मतलब प्लानिंग अलग होगी, एजुकेशन अलग होगी, ठीक है। सेकेंड टेक्निक कहती है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा कि हर एक काम का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, ठीक है। जैसे आपका कोई भी काम है उसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है कि अगर मेरी एक फैक्ट्री यहाँ पे काम कर रही है जम्मू में, एक मेरी दिल्ली में है, जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट जिस मशीन से बनेगा वही मशीन सेम दिल्ली में भी होनी चाहिए। जो टूल यहाँ यूज़ हो रहे हैं वही टूल वहाँ पे यूज़ होने चाहिए। जिस बॉटल में यहाँ पैकिंग हो रही है उसी बॉटल में वहाँ पे पैकिंग होनी चाहिए। वो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना अपने काम को, ठीक है। किस तरह का टूल यूज़ करना है, किस तरह का मशीन यूज़ करनी है, कैसे क्वालिटी में करनी है, वो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन हो गया कि काम को सिंप्लीफाइड कर दो। जैसे कि अगर आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, 100 की जगह 15 ही बनाओ, मगर 15 इतने अच्छे तरीके से बनाओ कि आप 15 में वर्ल्ड में कम्पीट कर सको आप। तो इनका काम का कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट था बच्चे मेथड स्टडी। इसने बोला कि काम को करने का एक आपको मेथड फिक्स करना है, ठीक है। जो सबसे बेस्ट मेथड लगता है आप उसको फिक्स करो, जहाँ पे मिनिमम आपकी कॉस्ट है और मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन हो। तो मेथड स्टडी में ये बोला गया हुआ है कि आपने ऐसा मेथड यूज़ करना है यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी यूज़ हो रिसोर्सेज की,
कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और मैक्सिमम क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन टू दी कस्टमर हो। नेक्स्ट आया मोशन स्टडीज़। मोशन स्टडी में बोला गया हुआ है कि जो अननेसेसरी मोशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको कम करना चाहिए हमें, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिव मूवमेंट्स होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक वर्कर बार बार उठता है बैठता है, उसके उठने बैठने से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उस वर्कर को कोई ऐसा टेबल पास रख दो कि उसको सामान उठाने के लिए बैठना ना पड़े, तो उसकी मूवमेंट कम हो जाए। तो जो अननेसेसरी मूवमेंट है, जो इन इंसिडेंटल मूवमेंट है, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, उनको कम करना पड़ेगा, ये मोशन स्टडी कहती है। टाइम स्टडी बड़े क्लियरली कहती है हर एक काम को करने का आपको स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। आप एक टारगेट फिक्स करो, फिर देखो कितने वर्कर्स चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे बोला गया होगा स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो काम करने का। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कितने वर्कर्स एम्प्लॉय होंगे, हमें पता चल जाएगा कौन से वर्कर को कितना काम देना है, कैसे काम देना है, एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर निकल जाएगा। फटीग स्टडी में कहा गया हुआ है कि हमें चेक करना है कि वर्कर्स कितनी देर के बाद थक रहे हैं और कब वो रिफ्रेश हो रहे हैं। तो जब हमें लगता है वर्कर थक रहे हैं तो हमें एवरेजली उस टाइम पर काम रोक कर उनको रेस्ट देनी चाहिए। फिर देखा कि वो कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हैं, तो उनको उतनी जल्दी रिकवर कर देना चाहिए, मतलब वापस वो काम कर सकें। तो उनकी फटीग स्टडी की बात की हुई है यहाँ पे। फटीग स्टडी में मतलब कि आपने रेस्ट इंटरवल देखने हैं, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल देखना है और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल देखने हैं। अगर आपको लगता है शिफ्ट में काम करवाना है तो आप शिफ्ट में काम करवा सकते हो। फिर नेक्स्ट बोला गया हुआ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में बोला गया हुआ है कि हर एक वर्कर को ना अलग वेज मिलनी चाहिए। जो एफिशिएंट वर्कर है उसको अलग मिलनी चाहिए, इनएफिशिएंट वर्कर को अलग मिलनी चाहिए। अगर एफिशिएंट वर्कर को इनएफिशिएंट वर्कर को सेम वेजेस मिलेंगी तो इनएफिशिएंट वर्कर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, एफिशिएंट वर्कर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि सेम काम करने पर भी मुझे सेम सैलरी मिल रही है। तो इनएफिशिएंट वर्कर को कम सैलरी दो, एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा सैलरी दो। सैलरी की बात नहीं की, यहाँ पे वेजेस की बात की हुई है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मोतो जो 10 प्रोडक्ट बनाएगा उसको 100 के हिसाब से पैसे रुपये मिलेंगे। इसका मतलब 10 प्रोडक्ट मिलेगा उसको 1000 मिलेंगे। जो 8 बनाएगा उसको 80 के हिसाब से दे दो, जो 12 बनाएगा उसको 120 के हिसाब से दे दो। तो इस तरीके से पता चलेगा ये स्टैंडर्ड वर्क है। ये जितना जो वर्कर इतना काम करेगा वो एक एवरेज वर्कर है, उसकी सैलरी फिक्स कर दी है। इससे ऊपर चला जाएगा उसको 120 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, इसके नीचे आ जाएगा उसको 80 के हिसाब से मिल जाएगा। तो इससे हमें एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर पता चल जाएंगे। फिर इसके बाद फ्योल आया। फ्योल ने भी अपने प्रिंसिपल दिए जिससे मैनेजमेंट का तो भला होगा ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रोथ होगी। तो इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल निकाले थे। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ओवर इंडिविजुअल नीड्स, फेयर रेमुनरेशन या फेयर पेमेंट ऑफ एफर्ट, सेंट्रलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ट्रीट पर्सन इक्वली, लिमिटेड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, एनकरेज इनिशिएटिव्स, प्रमोट हार्मोनी। ये इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। पहला दिया डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट में और हर एक पार्ट को हम बोलेंगे जॉब। तो हर काम को एक, जैसे मुझे चेयर बनानी है तो चेयर बनाने के काम को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो पहला स्ट्रक्चर तैयार करेगा, सेकंड उस पर सीट लगाएगा, थर्ड उस पर कलर करेगा, फोर्थ उसको फाइनल टच देगा। अब ये जो अपना काम करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये अपने काम में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क की बात की गई। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई कि जितनी अथॉरिटी दे रहे हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मिस यूज़ होगी अथॉरिटी का। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी अथॉरिटी का तो वर्कर एक्सक्यूजेस देंगे। तो इन्होंने कहा अथॉरिटी और जितनी अगर वर्कर को अथॉरिटी दे रहे हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो आप। फिर इसके बाद से कहा डिसिप्लिन में काम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको रूल्स रेगुलेशन बना देने हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स रेगुलेशन तो है ही हैं, उसके अलावा कमिटमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपने वो भी देखना है यहाँ पे डिसिप्लिन में कि अगर मालिक एम्प्लॉय से कमिटमेंट कर रहा है वो कमिटमेंट पूरा करे। फिर यूनिटी ऑफ कमांड में कह रहा है कि कमांड देने वाला 1 पर्सन होना चाहिए। अगर एक हेड है और उसके अंडर वर्कर काम कर रहे हैं वो बेटर है। अगर 2 हेड बन गए तो वर्कर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमने किससे कमांड लेनी है किससे नहीं लेनी है, तो वो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी यहाँ बात की गई हुई है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोला गया हुआ है कि अगर एक डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में एक ही पर्सन होना चाहिए जो डायरेक्शन दे। तो ऑल यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एंड द फोकस एफर्ट्स।
ठीक है। तो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान, एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं हमने उसमें एक हेड होगा, सभी उस प्लान को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह इन्होंने बच्चे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताई। नेक्स्ट वन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सुपीरियर होना चाहिए, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सुपीरियर नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो या तो ऑर्गेनाइजेशन को साथ छोड़ना पड़ेगा या ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलना पड़ेगा। मेन टू से आपका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब कि वर्कर्स को फेयर रेमुनरेशन मिले, कि वो मोटिवेटेड बने रहें, उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बना रहे। यहाँ पे फेयर रेमुनरेशन की बात की गई है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ये नहीं कहा गया हुआ कि सभी काम को सेंट्रलाइज कर दो या सभी काम को डिसेंट्रलाइज कर दो, इनका बैलेंस बना के रखो। देखो कौन सा काम सेंट्रलाइज करना है, कौन सा डिसेंट्रलाइज करना है। तो यहाँ पे फ्योल ने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। फिर स्केलर चेन की बात की कि जो भी अथॉरिटी है, कम्युनिकेशन है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, हाईएस्ट रैंक से लोअर रैंक के बीच में, वो एक स्केलर चेन के थ्रू चलेगा। ठीक है, जैसे ए को बात करनी है डी से तो बी सी डी इस तरह बात होगी, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकता। मगर अगर इसको तोड़ना पड़े बीच में कभी, कि अगर डी को जैसे ई से बात करनी है या जी से बात करनी है तो वो क्या कर सकता है, गैंग प्लैंक के थ्रू कर सकता है। उसको गैंग प्लैंक बोला गया हुआ है, पर वो तब होगा जब बहुत एमरजेंसी सिचुएशन होगी, तब गैंग प्लैंक यूज होगा। ऑर्डर में बोला गया हुआ कि हमें काम ऑर्डरली करना चाहिए। अब ऑर्डरली का मतलब ये नहीं होगा कि कोई ऑर्डर देगा, मतलब हर काम ऑर्डरली होना चाहिए। अगर मुझे पता है, मैं आपको बोलूँगा टूल किट लेकर आओ, तो आपको पता होना चाहिए टूल किट कहाँ पड़ी हुई है, कौन से बॉक्स में पड़ी हुई है, किस नंबर में पड़ी होगी। तो हर चीज़ जो होगी ना वो अपनी अपनी प्लेसेस में होनी चाहिए। जैसे आप घर में काम करते हो तो आपको बोलता हूँ नाइफ लाओ, जब कुछ लेकर आओ, आपको पता है कि नाइफ किचन के यहाँ पड़ा होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होती ढूंढने में। अगर चीज़ें हमने आगे पीछे रख दी होंगी तो फिर क्या होगा, वर्क डिले हो जाएगा, तो प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे मशीन ख़राब होगी, मेरे को कोई टूल किट चाहिए, तो टूल चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ टूल ला दो, पर आपको पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, तो टाइम वेस्ट होगा ना इसके लिए। फिर नेक्स्ट इसने बोला हुआ इक्विटी। इक्विटी का मतलब कि हमको ना हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे इक्वली ट्रीट का मतलब ये नहीं कि इक्वल सैलरी, ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो इनका सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मार्केटिंग मैनेजर छुट्टी पे जा रहा है तो इसको सैलरी मिल रही है साथ में, फाइनेंस मैनेजर जा रहा है उसको छुट्टी पे उसको सैलरी नहीं मिल रही, ये गलत है। दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बोला गया वो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप फिलहाल ये वाला काम करो, 2-3 दिन के बाद बोलते हो ये काम छोड़ के आप दूसरा काम करो, नाउ आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब बोलोगे सर हमें पहले एक काम में स्टेबल तो होने दो। तो इसी तरीके से किसी पर्सन को अगर जॉब में रखते हो तो उसको कम से कम 3-4 महीने की स्टेबिलिटी दो कि वो अपना वर्क समझ सके। नहीं तो आप बार बार चेंज करते रहोगे उसको तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात की गई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात की गई है। इनिशिएटिव मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए आगे, उससे उनको सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेबिलिटी क्रॉप में कहा गया हुआ है कि यूनिटी में काम करो, मिलकर काम करो, ये इंपॉर्टेंट है। 14 प्रिंसिपल्स। अब बात की कि हेनरी फॉल के प्रिंसिपल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। इसने पर्सनल एक्सपीरियंस से लाया था, इसने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से लाया था। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से लाया था। ठीक है, तो हेनरी फॉल जो था मेन फोकस करता था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे जो कंसंट्रेट था ना वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर था। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये किसी स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होते हैं, ये लोअर लेवल के लिए होते हैं, ये टॉप और मिडिल के लिए होते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला गया हुआ है, तो इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया हुआ है एफ.डब्ल्यू. टेलर। ह्यूमन एलिमेंट्स, मोर इंपॉर्टेंट इज अटैच टू द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी रेदर देन द ह्यूमन एलिमेंट। मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द ह्यूमन एलिमेंट। यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई एफ.डब्ल्यू. टेलर में, सॉरी हेनरी फॉल में, पर टेलर ने ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी क्योंकि इससे काम ही सारा फैक्ट्री पे किया है, तो यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट पे ज़्यादा वर्क किया गया हुआ है। तो बच्चे ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए आपको, आई होप सबको समझ आई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।